जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान विषय की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपकी फर्स्ट बुक का चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा। पिछले वीडियो सेशन में हमने सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को अच्छे से जाना, जिसमें आपने अच्छे से समझ लिया भी उस धारणा का मतलब है भी किसी देश की सैन्य खतरों से किस प्रकार से सुरक्षा की जाए। वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल रहती है। आज अपना टॉपिक है वो है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक धारणा हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट करती है भी हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा किसकी? जब ये बात हमारे समझ में आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे भी अपारंपरिक धारणा है वो क्या है। तो देखिएगा, इसमें सिर्फ देश ही नहीं बल्कि व्यक्तियों, समुदायों और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा के ऊपर जोर दिया जाता है। व्यक्तियों, समुदाय और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। सुरक्षा की किस धारणा में? सुरक्षा की अपारंपरिक या गैर पारंपरिक जो धारणा है उसमें। इस आधार पर इस धारणा के दो पक्ष हमारे सामने आ गए। एक है मानवता की सुरक्षा और दूसरा है संपूर्ण विश्व की सुरक्षा। किसी देश की सुरक्षा से बड़ा माना गया है इन्हें। इसमें यह कहा गया है भी आम जन की, हर व्यक्ति की अभाव से मुक्ति हो, गरीबी से उसकी मुक्ति हो जाए, उसकी भय से मुक्ति हो जाए। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, अपारंपरिक धारणा क्या है और उसके दो महत्वपूर्ण पक्ष मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा है। तो अब हमें यह समझना है भी ये सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है ये हमारी किन अपारंपरिक खतरों के बारे में और उनसे सुरक्षा की बात करता है, इसके ऊपर। तो अब हम पहले जानते हैं अपारंपरिक हमारे खतरे कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है टेररिज्म, आतंकवाद। तो सबसे पहले एक नंबर के प्रश्न के लिए हमें यह पता हो भी आतंकवाद किसे कहते हैं, आतंकवाद का अर्थ क्या है। तो आतंकवाद का मतलब है राजनीतिक खून खराबे से जो नागरिकों को जानबूझकर अंधाधुंध निशाना बनाया जाता है, जिसके अंदर लोगों को डराया जाता है, उस देश की सरकार को डराया जाता है, दहशत पैदा की जाती है, वो कहलाता है आतंकवाद। आतंकवाद किस रूप में हो सकता है? कोई भी एरोप्लेन है उसका जो अपहरण है वो कर लिया जाए, या जो भीड़ भाड़ वाले अपने जो इलाके हैं, चाहे वो अपना बाजार है, चाहे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, होटल है, उनके ऊपर बमों से हमला है, वो किया जाता है। और आपको बताऊं, 11 सितंबर 2001 की बात करें, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ, तब अमेरिका ने भी इस आतंकवाद को वैश्विक समस्या माना था। उससे पहले अमेरिका भी आतंकवाद को विश्व की यानी वैश्विक समस्या है वो नहीं मान रहा था। तो अब तो सभी देश मानते हैं भी आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। इसे कैसे निपटे, क्या होगा, उसकी बात हम आगे कर लेते हैं। तो पहला खतरा हमारा अपारंपरिक रूप से है वो है आतंकवाद। दूसरा आता है मानवाधिकार। आप इसको तोड़ें तो यानी मानव के अधिकार, ह्यूमन राइट्स की बात इसके अंतर्गत आती है। वो अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को नस्ल, जाति, लिंग, उसका भाषा, धर्म, वंश, उनके बिना भेदभाव के जो अधिकार मिलते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। तो यहां हम ये बात कर लेते हैं भी ह्यूमन राइट्स है वो 3 कोटि का यानी 3 प्रकार के रूप में आप समझ लें भी किस रूप में मानव को अधिकार मिले। ये एक राजनीतिक अधिकार है, ये आर्थिक और सामाजिक अधिकार है, ये उपनिवेशित लोगों और अल्पसंख्यकों के अधिकार है जो उन्हें मिलने चाहिए। राजनीतिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की आजादी यानी बोलने की आजादी, कहीं भी सभा करने की आजादी है, वो इंसान को
होनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक छोटा क्वेश्चन भी निकल सकता है भी मानवाधिकार की 3 कोटि कौन सी है। तो राजनीतिक अधिकार है ये, आर्थिक और सामाजिक अधिकार है वो उसे मिलना चाहिए। उपनिवेशित जो लोग हैं उनको अधिकार मिलने चाहिए, जो किसी भी तरह से अल्पसंख्यक है उनको अधिकार मिलने चाहिए। तो मानवाधिकार को प्राप्त करना ये हमारा दूसरा खतरा है। भी कैसे निपटें इससे। तीसरा आता है वैश्विक गरीबी और असमानता। दोनों ही बात साथ में ही कर लेते हैं, दोनों ही जुड़ी हुई है, वैश्विक गरीबी और असमानता। तो पहले तो इनका मतलब जान लेते हैं भी प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की जो इनकम है, और जनसंख्या वृद्धि, ये दो चीजें, प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या वृद्धि, ये विश्व के अंदर आर्थिक असमानता उत्पन्न करती है, जिससे कोई देश गरीब और कोई देश अमीर है वो हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा गया है भी अमीर देश है वो अमीर होते जा रहे हैं, यानी विकसित देश है वो और विकसित होता जा रहा है। कारण क्या है? कारण है भी उस देश की प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि है वो घट रही है। वहीं दूसरी ओर जो गरीब देश है, विकासशील देश है, वो गरीब हो रहा है। कारण वहां की प्रति व्यक्ति जो आय है वो कम हो रही है और जनसंख्या वृद्धि है वहां की बढ़ रही है। तो इस वजह से वो गरीब देश और गरीब होता जा रहा है। तो यानी विकसित और विकासशील देशों के बीच की जो खाई है, अंतर है, वो दुनिया में बढ़ता जा रहा है। पूरे विश्व के संदर्भ में अगर बात करें तो अगर ग्लोब के हिसाब से देखें तो 2 भागों में बांट दें, बीच में एक डिवाइडर लाइन खींचे 0 डिग्री, तो ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उस हिसाब से समझें तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर अधिक अमीर देश है और वहीं दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अधिक गरीब देश है। तो अब क्या होगा? तो सीधी सी बात है, जहां के लोग गरीब है वो अपनी जीवन यापन के लिए, अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उन देशों की ओर पलायन करेंगे जहां उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके, जहां अच्छा कोई काम वो कर सके, अच्छी एजुकेशन जहां मिल सके, उन देशों की ओर वो पलायन करते हैं। और वो पलायन कहलाता है प्रवास, यानी माइग्रेशन, माइग्रेट होते हैं। तो अमीरी और गरीबी की इस खाई की वजह से क्या हो रहा है? दक्षिणी गोलार्ध देशों के जो लोग हैं वो प्रवास कर रहे हैं। किन की ओर? उत्तरी गोलार्ध के उन अमीर देशों की ओर। तो ये फर्क पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है? कहीं की जनसंख्या कम हो रही है, जहां पर ये लोग जा रहे हैं वहां की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। तो अब इस प्रवास के अंतर्गत भी हम कुछ परिभाषाएं अपने को मिल जाती है यहां पर, जो बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। जैसे सबसे पहले आ जाता है अप्रवासी किसे कहा जाता है? कि जो लोग अपनी मर्जी से देश छोड़ देते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द सुना है आपने, शरणार्थी। शरणार्थियों की समस्याएं, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहां एक प्रश्न भी, शरणार्थी किसे कहेंगे? तो जो युद्ध, आपदा, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो गई या राजनीतिक उत्पीड़न, जहां राजनीतिक हिंसा होती है, किसी व्यक्ति को सताया जाता है, तो इनके कारण देश छोड़ने को मजबूर होने वाले जो लोग हैं वो शरणार्थी कहलाते हैं। तो यानी शरणार्थी है वो मजबूरी में अपनी जन्मभूमि को छोड़ता है, और जबकि अप्रवासी क्या होता है? अपनी मर्जी से देश छोड़ता है। इसी तरीके से एक परिभाषा और है कि आंतरिक रूप से विस्थापित। आंतरिक रूप से विस्थापित, इसका मतलब है जो लोग देश की सीमा के भीतर, यानी एक देश के अंदर ही, जो लोग देश की सीमा के भीतर अपना घर बार छोड़ चुके हैं उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित कहा जाता है। जैसे अपने भारत के अंदर एग्जाम्पल लें तो आपको पता है कश्मीर घाटी के जो पंडित है उन्हें अपना कश्मीर छोड़ना पड़ा, तो दूसरी जगह पर वो आंतरिक रूप से विस्थापित के रूप में है वो रह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप अप्रवासी, शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित, इन शब्दों की परिभाषा है वो अच्छे से जान गए होंगे, क्योंकि ये पूछी जा सकती है बोर्ड परीक्षा में। तो ये भी एक वैश्विक स्तर की ये समस्याएं आ जाती है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो अगली अपनी जो प्रमुख समस्या है वो है महामारियां
ये आप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन और सैन्य अभियानों से तेजी से फैलती है। एक तो महामारियां, पुरानी महामारियों की बात करें तो HIV एड्स का नाम आता है, बर्ड फ्लू का नाम आता है, सोर्स का नाम आता है, सार्स का नाम आता है। तो ये पुरानी महामारियां हैं जो पूरी दुनिया के अंदर फैली। इसमें आप सार्स का पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, हमारे श्वसन से संबंधित ये बीमारी है जो दुनिया में फैली। तो ये 3 प्रमुख पुरानी महामारियां हैं जिसने दुनिया में तबाही मचाई। और इनमें भी अगर बात करें, HIV एड्स को लेकर बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की अगर बात करें तो अफ्रीका के ज्यादातर जो गरीब देश है वहां के अंदर ये HIV एड्स है, ये ज्यादा फैला है। और उन अफ्रीकी देशों के अंदर ये इस बीमारी का इलाज है वो भी काफी महंगा रहता है। इसलिए उन देशों में इस बीमारी को क्या कहा जाता है, आकाश कुसुम कहा जाता है, यानी आसमान के फूल, यानी इसके इलाज को प्राप्त करना काफी मुश्किल है। और वहां पर हर 6 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति है वो HIV पॉजिटिव है। तो ये पुरानी महामारियां हो गई। इसके अलावा कुछ और पुरानी बीमारियां भी हैं, लेकिन उन बीमारियों का हमने इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन औषधि प्रतिरोधकता प्राप्त कर लिए उन्होंने, अर्थात अब उन बीमारियों के ऊपर दवाइयों का असर होना कम हो गया है। जैसे टीबी, जो ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, हैजा है, डेंगू बुखार है, आजकल बहुत फैल रहा है ये भी। तो इनका जो उपचार करना है वो अब मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इन बीमारियों ने औषधि प्रतिरोधकता प्राप्त कर ली है, यानी इन पर अब दवाइयां असर है वो नहीं कर रही है। और अब कुछ नई महामारियों की बात करें जिसमें सबसे बड़ा नाम आप सब इससे वाकिफ हो वो है कोविड-19, कोरोना वायरस। कोविड-19 देखिए दुनिया थम चुकी थी, किसी ने नहीं सोचा था भी दुनिया रुक जाएगी, इस प्रकार से लॉकडाउन लग जाएंगे, कहीं भी आ जा नहीं सकेंगे, कितनी तबाही मचाई है। और अभी भी इसका प्रभाव है वो जारी है, पूर्ण रूप से हम इससे उबर कर अभी बाहर नहीं आ पाए हैं। इसी प्रकार से एबोला वायरस, हेंटा वायरस, हेपेटाइटिस सी, ये कुछ नई बीमारियां भी हमारे सामने हैं जो दुनिया में तबाही मचा रही है। तो ये बीमारियां इंसानों को परेशान कर रही है। इसी प्रकार से मैं बताऊं भी जानवरों के अंदर भी महामारी जब फैलती है तो उस देश को आर्थिक नुकसान बहुत होता है। जैसे एक एग्जांपल ले, ब्रिटेन के अंदर जानवरों में एक मैड काऊ बीमारी फैली जिससे ब्रिटेन को बहुत ही आर्थिक नुकसान हुआ, अरबों डॉलरों का नुकसान है वो ब्रिटेन को, इंग्लैंड को हुआ है। तो इस प्रकार से आपने जाना भी ये हमारे कुछ अपारंपरिक खतरे हैं जिन पर हम पहले गौर नहीं करते थे, क्योंकि दुनिया में मोस्टली पारंपरिक खतरों की ही, युद्ध वाली बात की ही जो ध्यान है वो रहता था। लेकिन ये अपारंपरिक खतरे, आतंकवाद, मानवाधिकार, वैश्विक गरीबी, असमानता, ये शरणार्थियों की जो समस्या, ये महामारियों की समस्या, ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा तबाही है वो मचा रही है। तो इन खतरों से बचाने की है ये सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा भी। इंसान को बचाना होगा, इंसान को बचाना होगा। ये अपारंपरिक खतरे क्या संकेत कर रहे हैं? ये संकेत कर रहे हैं भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है, भी सभी देश मिलकर इनके बारे में सोचें, इनके बारे में सोचने की जरूरत है, वरना ये तबाहियां नहीं रुकेगी। तो ये हुआ अपना इस अपारंपरिक धारणा से जुड़े हुए, खतरों से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य। तो अब बात ये आ जाती है तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग है वो हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं इन खतरों से निपटने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा के ऊपर। सहयोग मूलक सुरक्षा किस प्रकार से संभव हो सकती है, चलिए
सबसे पहले बात करते हैं भी अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी जरूरत होती है। आतंकवाद से लड़ना हो या मानवाधिकारों की सही तरीके से बहाली है वो करनी हो, कुछ हद तक सैन्य बल प्रभावी हो सकता है, लेकिन अन्य जो अपारंपरिक खतरे हैं उनसे निपटने में सैन्य बल है वो सहायक नहीं हो सकता। अगर सैन्य बल का इस्तेमाल किया जाएगा तो मामला है वो और ज्यादा बिगड़ जाता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है वो पड़ती है। दूसरी बात आती है भी खतरे की प्रकृति के आधार पर भी खतरा किस प्रकार का है, ऐसी रणनीतियां स्ट्रेटेजी बनाई जाए जो द्विपक्षीय हो, दो देशों के बीच हो, क्षेत्रीय हो या महाद्वीपीय हो या वैश्विक स्तर है, वो इस प्रकार की होनी चाहिए। तीसरी बात आती है भी सहयोग मूलक सुरक्षा में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे यूएनओ है चाहे डब्ल्यूएचओ है। अभी देखिए कोविड के दौरान डब्ल्यूएचओ ने खूब अच्छा काम किया है, दुनिया के सामने बदलती हर परिस्थिति को उन्होंने बताया है किस प्रकार से हम इससे निपट सकते हैं, इसके बारे में भी हमें समय समय पर अवगत है वो करवाया है। इसी प्रकार स्वयंसेवी संगठन है, दानदाताई संस्थाएं हैं, कोई धार्मिक संगठन है, मजदूर संगठन है या व्यवसायिक संगठन है या कोई जानी मानी हस्तियां हैं, इन सभी को इस सहयोग मूलक सुरक्षा में शामिल किया जा सकता है। चौथा आता है महत्वपूर्ण पॉइंट भी सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में, ध्यान दीजिएगा, अंतिम उपाय के रूप में और वो भी सामूहिक स्वीकृति से बल प्रयोग किया जा सकता है। जब कुछ भी नहीं बन पड़े तब बल का प्रयोग, सैन्य बल का इस्तेमाल है वो किया जा सकता है, लेकिन यहां ये बात समझने की है भी ये अंतिम उपाय हैं। जब अन्य सारे उपाय है वो कारगर नहीं हो पाते हैं तभी हमें बल का प्रयोग है वो किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इन चार बिंदुओं के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए हैं भी इन जो सुरक्षा के लिए जो हमारे जो खतरे हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यानी सहयोग मूलक सुरक्षात्मक तरीका है वो किस प्रकार से अपनाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बिंदु के ऊपर, और वो है भारत की सुरक्षा रणनीति के घटक। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भी भारत की सुरक्षा रणनीति के घटक क्या है। चाहे पारंपरिक खतरों की बात हो चाहे अपारंपरिक खतरों की बात हो, भारत को इन दोनों ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये खतरे अपने देश की सीमा के अंदर हो सकते हैं या बाहर से हो सकते हैं। इस नीति के ये चार प्रमुख घटक हैं और इन्हीं घटकों में, इन्हीं अपनी नीतियों में हेर फेर करके हम हर बार सुरक्षा की अपनी रणनीति है वो बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु है, घटक है अपना सैन्य क्षमता को मजबूत करना। सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर अपने पड़ोसी देशों से हमले होते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जब बना 1947-48 में हमला किया, उसके बाद अगर बात करें तो 1965 की हमारी है वो लड़ाई इनके साथ हुई, 1971 की लड़ाई इनके साथ हुई, 1999 का कारगिल युद्ध है वो पाकिस्तान के साथ हमने किया। इसी प्रकार चाइना के साथ 1962 की हमारी लड़ाई हुई। तो भारत है वो अपने दक्षिणी एशिया के अंदर जो परमाणु संपन्न देश है उनसे घिरा हुआ है, तो बड़ा अपनी सुरक्षा को लेकर हमारे देश को खतरा है वो रहता है। तो उन्होंने तो अपनी सरकार ने ये निर्णय किया भी हम अपनी सैन्य क्षमता है उसको मजबूत करें, आर्मी को हमने बढ़ाया और उसके साथ साथ 1974 के अंदर हमने पहला परमाणु परीक्षण किया। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में किया। कहां पर किया? राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के पोखरण क्षेत्र के अंदर इसका परीक्षण किया।
और उस टाइम 1974 में इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। दूसरी बार हमने 1998 में परमाणु परीक्षण किया, पहला 1974 में किया तो दूसरा हमने 1998 में किया। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे और ये परीक्षण भी हमने राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र के अंतर्गत है वो किया, ताकि दुनिया को हम बता सकें, पड़ोसियों को हम बता सकें भी हमारी सैन्य जो क्षमता है वो काफी मजबूत है। एक तो ये हमारा घटक हो गया सुरक्षा को लेकर। दूसरा बिंदु आता है अपना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो इंस्टीट्यूट जो बने हुए हैं दुनिया में, उनको हमने अपनी सुरक्षा के हितों को बचाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, अपने देश की सुरक्षा हितों को बचाने के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को हमने मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण रोल है वो अदा किया है। और इसमें हम बात करें हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हमेशा ही हिमायत की है। और जो हमारा यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा ये है यूएनओ, तो इसको राष्ट्रीय पंच मानने के ऊपर भी जोर दिया है। भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाओं की मांग है वो भी हमेशा उठाई है। भारत ने गुट निरपेक्षता का भी समर्थन किया है। आपको पता है गुट निरपेक्षता जो आंदोलन था उसके संस्थापक सदस्यों के अंदर हमारा देश भारत है वो भी शामिल रहा है। और भारत ने 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल आया, ये भी अच्छा न्यू टाइप का छोटा क्वेश्चन आपके लिए है भी, क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर भारत ने हस्ताक्षर है वो कब किए? 1997 में जब आया उस टाइम क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर भी भारत ने हस्ताक्षर है वो किए। ये क्या था? ये वैश्विक ताप वृद्धि जो थी, यानी ग्लोबल वार्मिंग को काबू में रखने का एक अच्छा प्रोटोकॉल था, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश है वो इसके अंतर्गत अपनाए गए थे और भारत ने भी इसका समर्थन है वो किया है। और इसके साथ साथ जब जब यूएनओ ने आह्वान किया शांति सेना के लिए, भारत ने अपनी आर्मी है वो भेजी है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने में भारत का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसी कड़ी में तीसरा जो अपना घटक है वो है अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना, यानी आंतरिक सुरक्षा है जो देश की उसको मजबूत करना। चाहे नागालैंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन स्टेट्स की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जो अलगाववादी जो ताकतें थी जो देश को विखंडित करने पर जोर दे रही थी, उनको भारत ने अच्छे से संभाला है और देश की एकता को कायम रखा है। और इसके साथ चौथा अपना प्रमुख घटक है वो है देश का आर्थिक विकास करना। गरीबी और अभावों से देश को बाहर निकालने के लिए समय समय पर भारत सरकार ने बहुत सी इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो की है, आर्थिक योजनाएं देश के अंदर लागू की है, पूर्व में की, अब भी नई नई योजनाएं हैं वो देश में चलाई जा रही है ताकि देश एक विकसित राष्ट्र है वो बन सके। तो इस प्रकार से ये चार महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे देश की सुरक्षा रणनीति को लेकर। अच्छे से इसको आप तैयार कीजिए। सैन्य क्षमता को मजबूत करना ये हमारा पहला काम, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, तीसरा देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना और चौथा देश का आर्थिक विकास करना। जब हम इन चार प्रमुख घटकों के अंदर मजबूत हो जाएंगे तो दुनिया में अपने आप ही हम विकसित हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे और हमें किसी प्रकार की कोई नुकसान है वो किसी पड़ोसी से या किसी अन्य देश से नहीं हो सकता। तो ये था अपना चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा, जिसमें हमने सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को अच्छे से जाना, अपारंपरिक धारणा को अच्छे से जाना, सहयोग मूलक सुरक्षा किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं, और सबसे अंत में इंपॉर्टेंट बिंदु भी भारत की सुरक्षा रणनीति के प्रमुख घटक क्या हैं, इनको हमने अच्छे से जाना है। उम्मीद करता हूं आपका ये टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
अगर आप नोट्स फॉर्म में उतारना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको उतार लीजिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।